जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में और दूसरी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं तेजस में मीटियोर के इंटीग्रेशन के बारे में। आप सबने हाल ही में सुना होगा ANI के रिपोर्ट में कि भारतीय वायुसेना ने 114 फाइटर जेट की खरीद का जो केस है वो रक्षा मंत्रालय के सामने रखा है, जहां पर रक्षा मंत्रालय की अलग अलग बॉडी इस समय उसको इवेलुएट कर रही है। माना जा रहा है कि ये राफेल F4.1 स्टैंडर्ड है जिनको लेकर भारतीय वायुसेना काफी गंभीर है। लेकिन अब फ्रांस की तरफ से ये कदम चला जाए और उसमें रूस चुप हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रूस ने SU-57 को लेकर अपने फाइनल पत्ते खोल दिए हैं और इस बार एक ऐसा प्रपोजल सामने रख दिया है जिसको अवॉइड करना भारत के लिए मुमकिन नहीं होगा। अभी तक जब भी रूस ने SU-57 की कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो उन सब में रशियन टेस्ट पायलट आते थे, एयरक्राफ्ट को प्रदर्शित करते थे और उसके बाद जो इंडियन ऑफिशियल है उनको इसके बारे में जो बातचीत है वो की जाती थी। लेकिन अब रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक प्रपोजल रखा है जहां पर इंडियन टेस्ट पायलट को इनवाइट करने की बात की गई है। माना जा रहा है कि इसको जो फाइनल अप्रूवल है वो मिल भी जाएगा और उसके बाद इंडियन डेलीगेशन रूस जाएगा जहां पर इंडिया के टेस्ट पायलट होंगे और उनको SU-57 को इवेलुएट करने का एक मौका मिलेगा। वो परफॉर्मेंस पैरामीटर हो गए और दूसरी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी उसको इवेलुएट करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो उसमें उड़ान भरेंगे? तो जी अभी तो उसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि SU-57 का कोई ट्विन सीटर वेरिएंट नहीं है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि वो उसको उड़ाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारी क्रिटिकल जानकारियाँ हैं जो वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से और जानते हैं कि SU-57 को लेकर ये जो प्रपोजल है इसका भविष्य क्या है, क्या वाकई भारत जाएगा या नहीं जाएगा, भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो जी हाँ, मॉस्को ने एक बार फिर से भारत के सामने ऐसा प्रपोजल सामने रखा है जहां पर ये अवॉइड करना भारत के लिए मुश्किल होगा। एक तरफ जहां इस समय जो भारत है वो तकरीबन $150 मिलियन पर यूनिट की प्रोजेक्टेड कॉस्ट में राफेल F4 स्टैंडर्ड को खरीदने वाला है, तो इस पर टिप्पणी करते हुए रूस ने कहा कि भारत जो 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को एक्सप्लोर कर रहा है उसके तुलना में SU-57 भारत को 30 से 40% कम दाम में मिलेगा और कैपेबिलिटी में ये उनसे कहीं ज्यादा आगे होगा। और इसके लिए बाकायदा रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने यह प्रपोजल रखा गया है कि हमें इस चीज की अनुमति दी जाए कि हम इंडियन टेस्ट पायलट को इनवाइट करें जहां पर वो एयरक्राफ्ट के बारे में छोटी जो जानकारी है उसको प्राप्त कर सके। आपको याद दिला दें कि रूस ने 2018 के घटनाक्रम के बाद से बहुत कुछ सीखा है और रूस अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहता जो 2018 में हुई थी, जहां पर भारत ने इस प्रोग्राम से खुद को बाहर कर लिया था। उस समय कमी यह थी कि रूस जो जानकारी है वो साझा नहीं कर रहा था और काफी रिस्ट्रिक्शन भारत के लिए रख दिए गए थे। लेकिन अब यहाँ पर चीजें बदलती नजर आई हैं। एरो इंडिया 2025 के बाद से ही रूस के जो तेवर हैं वो काफी नरम हुए हैं और उन्होंने तो जो ऑफर दिया है वो अभी तक किसी ने दिया भी नहीं है। रूस ने SU-57 को लेकर कहा है कि ये ट्विन इंजन सुपर मैन्यूरेबल जो एयरक्राफ्ट है ये भारत के लिए सबसे कंपैटिबल है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो स्टेल्थ है, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, एडवांस सेंसर फ्यूजन है, ये इस पूरे कंपटीशन में सबसे बेहतरीन है। रही बात रेडार सिस्टम की, जहां पर N036 बेल का ऐसा रेडार का यूज किया जाता है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए रूस तैयार हो गया है। रूस को भारत के उत्तम ऐसा रेडार या विरूपाक्ष रेडार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत चाहता है कि ये बदलाव किए जाएं, तो रूस इन बदलावों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इसमें हमें इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलती है जहां पर ये R-77M जैसी मिसाइल्स जो है वो कैरी कर सकता है। इसके अलावा भविष्य में अगर भारत इनको लेता है तो अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 इनकी जो इंटीग्रेशन की संभावनाएं हैं ये भी लगभग 100% ही है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसकी इंटरनल वेपन बे हाइपरसोनिक मिशन को कैरी करने के लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल है, यानी कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके चलते भारत इसके तरफ ना देखे। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम भारत की जरूरत को समझते हैं और भारत ये चाहता है कि अगर जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट मिले तो रूस इसके लिए भी तैयार है कि हम बने बनाए जो एयरक्राफ्ट हैं ये भी डिलीवर कर सकते हैं। रूस ने कहा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा तो उस दौरान हम 20 से 30 एयरक्राफ्ट को जो कि बने बनाए होंगे ये भारत को हम डिलीवर कर देंगे। इससे भारत की समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा और जो इंडक्शन है उसमें तेजी आएगी, यानी तकरीबन 1 से 1.5 स्क्वाड्रन जो पहले से बने एयरक्राफ्ट है ये भारत को डिलीवर किए जा सकते हैं। इसके अलावा फिर भारत में इनके लोकल असेंबली शुरू होगी या मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी जहां पर 60 से लेकर 70% तक जो इंडिजिनस कंटेंट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो इंडिजिनस कंटेंट है इसको लेकर अभी स्पष्ट शब्दों में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी रूस ने ये कंफर्म कर दिया है कि हम भारत के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा हम भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, फुल सोर्स कोड दे रहे हैं और ये अपने कंपटीटर की तुलना में 30 से 40% तक सस्ते मिलेंगे। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भारत को? और यही चीज है कि भारत को लेकर अब ये माना जा रहा है कि भारत एक बार इनके इस ऑफर को जरूर देखेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
एक बड़ी बात यह है कि हमारे पास संभावना ये भी है कि आने वाले भविष्य में जो इसमें AL-41 इंजन यूज किया गया है उसको रिप्लेस करके हम AL-51 इंजन का यूज कर पाएंगे। रूस ने कहा है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें होगी वो आगे आने वाले भविष्य में भारत को ऑफर भी करी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि भारत के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी हैं शायद जिनकी वजह से भारत इस पर नहीं बोल रहा है। पहली समस्या ये है कि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से चौपट है, तो पेमेंट इशू आने वाले भविष्य में भारत के लिए हो सकता है। और अमेरिका से जिस प्रकार के तनावपूर्ण हालात चल रहे हैं, इस बार कोई संदेह नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुन्नस में आकर भारत पे काटसा सैंक्शन लगा भी दे, क्योंकि अगर काटसा सैंक्शन लगता है तो भारत के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो इसको अवॉइड कैसे करना है, इस पर भी भारत शायद विचार कर रहा होगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। अब दूसरी रिपोर्ट में बात कर लेते हैं LCA तेजस में मीटियोर के इंटीग्रेशन के बारे में। जी नहीं, चौंकिए मत, क्योंकि इस बार हम किसी ऐसे वैसे जो डिफेंस सोर्स हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार ये रिपोर्ट आई है भारत के एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान से, जहां पर HAL चेयरमैन ने खुद सामने आकर के इस पर टिप्पणी करी है। जब बात तेजस में BBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी की आती है तो आमतौर पर हम अस्त्र मिसाइल को ही गिनते हैं, जहां पर अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 का नाम सामने आता है। लेकिन अब HAL ने ये रिवील कर दिया है इंटरव्यू में NDTV के साथ, जहां पर उन्होंने HAL चीफ ने कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस BBR मिसाइल है जिसका नाम मीटियोर है, इसको लेकर MBDA के साथ जो बातचीत है वो शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि MBDA इस समय तेजस के लिए अपने मीटियोर को ऑफर कर रही है और भारत ऑलरेडी इसको लेकर MBDA से बातचीत कर रहा है। जो MBDA मीटियोर है ये ऑलरेडी आपको राफेल की फ्लीट में देखने को मिल जाती है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल के आने के बाद तेजस की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 या अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइल है तो क्या हमें MBDA मीटियोर की जरूरत है? MBDA मीटियोर की बात करें तो इसको MBDA की तरफ से विकसित किया जाता है, जिसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस BBR में गिना जाता है। इसमें हमें रैमजेट प्रोपल्शन देखने को मिलता है, एक्टिव रेडार होमिंग देखने को मिलती है और इसका जो एक्सेप्शनल नो एस्केप जोन है और उसको ये अनमैच्ड लिथैलिटी ऑफर करती है। और ये एयर टू एयर कॉम्बैट की जब बात रहती है तो ये एक प्रूवन मिसाइल है और अगर तेजस में ये मिलती है तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेजस की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं MBDA मीटियोर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसे ऑप्शंस भी हमारे सामने हैं। लेकिन देखना ये है कि ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये भी HAL चीफ ने कंफर्म कर दिया है कि अगर ये मिसाइल देखने को मिलेगी तो ये सेकेंड बैच में देखने को मिलेगी, यानी जो एडिशनल 97 जेट्स आने वाले हैं उनके साथ ये देखने को मिलेगी, जहां पर स्वदेशी उत्तम एसा रडार यूज किया जाना है। तो आगे चल के, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर में डील फाइनलाइज हो जाएगी, तो अक्टूबर में ही शायद क्लियर हो जाए कि इस डील में आगे क्या ग्रोथ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत अगर इसको लेगा तो कुछ ना कुछ TOT या फिर मैन्युफैक्चरिंग जैसी डिमांड रखी गई होंगी, उस पर MBDA की क्या टिप्पणी आती है वो देखना काफी इंटरेस्टेड होगा। आपको क्या लगता है, भारत को इस मिसाइल के साथ जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।